ये होता है ना कि जो चीज आपको बताई जाएगी आपको इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ लिखी हुई नहीं होगी वो आप उसको लिख लेंगे। ध्यान रखें, हमने पढ़ा था वे आंखें कविता का सारांश भावार्थ हमने पढ़ लिया। बाकी बच्चे अब अपने अपने माइक बंद कर लें, जब पूछा जाएगा तभी आप अपनी माइक ऑन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वे आंखें कविता, जो स्मिता वे आंखें कविता का सारांश हमने पढ़ लिया है। आज हम उसे संबंधित विशेष काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तरों पर का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, और जो महत्वपूर्ण चीज होगी उसे आप अपनी नोटबुक पर अपनी उत्तर पुस्तिका पर जरूर लिखेंगे। बाकी सारी सामग्री आपको भेज दी जाएगी, तो ध्यान रखें। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वे आंखें विशेष और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। तो यहाँ हमको ध्यान देना है। मैं आपको फिर से थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊंगा और उसके बाद उससे संबंधित विशेष प्रश्नोत्तरों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। यहाँ किसान के चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। ये भावार्थ में बता चुका हूं आपको, फिर भी अगर कभी किसी को लगे किसी पंक्ति में तो आप पूछ लेना, मैं उसे दोबारा बता दूंगा। आज हम विशेष इत्यादि पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। क्योंकि किसान की सारी संपत्ति छीन ली गई है साहूकार द्वारा, जिसने उसको ब्याज दिया था, जिस ब्याज को वह चुका नहीं पाया। तो उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, मैंने आपको बताया था, सा से सी सम सरिस सदृश समान के जैसा जहां भी आए वहां पर, यहाँ सरीखी शब्द आया है, यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ ये एक बार एक्स्ट्रा आगे, इसको ध्यान नहीं देना आप लोग। दारुण दैन्य दुख, द द द की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश, फिर से देखिए उपमा अलंकार। भाषा में लाक्षणिकता है, लक्षणों के आधार पर जब बात की जाए तो उसे लाक्षणिकता कहते हैं। ठीक है। तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, मैं चलिए लिख देता हूँ। ओह, एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, यह शब्द शक्ति है जो यहाँ पर दिखाई गई है आपको। लाक्षणिकता, शब्द शक्ति, ये तीन होती हैं मूल रूप से। जैसे एक होती है अ, पहले तो यहीं से शुरू करें, लक्षणा दिया तो लक्षणा, एक होती है लक्षणा। जब हम कविता में देखते हैं कि लक्षणों के आधार पर बात की जाती है, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जो यहाँ पर लाक्षणिकता दिया गया है। जब बात को घुमा फिरा करके कहा जाए तो व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति होती है जब बातों को बहुत घुमा फिरा करके किया जाए। और एक होती है अभिधा। हाँ सॉरी, यहाँ पहला हमें उसी को लिखना चाहिए, अभिधा। अभिधा। तो अभिधा जब बात को सीधे सीधे कहा जाए, लक्षणों के आधार पर कहा जाए तो लक्षणा, और बात को घुमा फिरा करके कहा जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये तीन प्रकार की शब्द शक्तियां हैं जिन्हें आप कविता में आती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको
कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे जब कविता में ये चीजें देखने को मिले, जब बात कविता में सीधी सादी कह दी जाए तो अभिधा, लक्षणों के आधार पर कह दी जाए तो लक्षणा, और बात को काफी घुमा फिरा के कहा जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी है तो खड़ी बोली, लेकिन इसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा हैं। इसलिए जैसे कगार, सदृश, दारुण, दैन्य, दुख, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के हैं, जो कि त्यों लिए गए हैं, इसलिए संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। भाषा में प्रवाह गति है, तो इसलिए भाषा में प्रवाह है। दूसरा अनुच्छेद है कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो यहाँ देखिए, इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार उठता है। दृश्य बिंब, ये मैं आपको बता दूं कि तीन प्रकार के होते हैं बिंब भी, लिख लीजिएगा आप लोग। कॉपी पेन आपने रखा हुआ है। पहला हम कहते हैं कि स्पर्श बिंब कह सकते हैं, पहला जिसे हम छूने का एहसास हो, किसी कविता को पढ़ करके लगे कि आप छू रहे हैं उसे, तो स्पर्श बिंब होता है। दूसरा होता है श्रव्य बिंब, जब हम सुनते हैं केवल, और सुन सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम उसे सुन रहे हैं उस बात को, तो श्रव्य बिंब। जब ऐसा लगे कि हम उसे देख रहे हैं तो वह दृश्य बिंब। और एक चौथा, हाँ चार बिंब है। चौथा बिंब होता है गतिशील बिंब, जब किसी कविता को पढ़ करके कहीं चलने का, जाने का, गति का एहसास होता है तो उसे हम गतिशील बिंब कहते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रमुख बिंब हैं। फिर से ध्यान रखिए, स्पर्श बिंब, और उसके बाद आता है आपका श्रव्य बिंब, फिर दृश्य बिंब, और गतिशील बिंब। तो ये तीन प्रकार, चार प्रकार के बिंब है मूल रूप से, इनको आप देख सकते हैं। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है, जीवन की हरियाली, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा, मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। और फिर वही भाषा में लाक्षणिकता है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ये दो चीजें तो आपको पूरी कविता में मिलेंगी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क यानी नीलाम, बर्धों यानी बैल। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो यहाँ पर भी देखिए, आप ध्यान दें कि किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन है, चित्रण है। कुर्की कु, कुर्की है, ये गलत यहाँ पर हो गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। यहाँ पर कुर्की कर लेना, मैं इसको, चलो मैं कर देता हूँ, सुधार कर देता हूँ, गलत हो गया है। यहाँ पर था एक तो हम्म, ये कुर्की है, कुर्की यानी नीलामी। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, पहले शब्द में र और दूसरे शब्द में भी र की आवृत्ति है, यहाँ क की आवृत्ति है और यहाँ न की आवृत्ति है। रह रहे में पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। देशज शब्द बरधों का सटीक प्रयोग किया, ये देशज शब्द है बिल्कुल ठेठ देहाती, ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, आप यहाँ संस्कृत निष्ठ की बजाय यहाँ पर आप लिख सकते हैं देशज शब्दावली, ठीक है, और खड़ी बोली,
जैसे कि पिछले वाले में देखिए लिखा गया है ना यहाँ पर, भाषा में लाक्षणिकता और संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। तो भाषा में लाक्षणिकता और संस्कृत निष्ठ की जगह देशज शब्दावली और खड़ी बोली लिख सकते हैं आप इस पंक्ति में यहाँ पर। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। तो यहाँ विशेष क्या है कि किसान की गरीबी शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। घरनी यानी पत्नी, स्वर्ग यानी स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता प्रदान करता है। अनुप्रास अलंकार है, दवा दर्पण 2 दिन, यहाँ पर द की आवृत्ति है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। और खड़ी बोली है यहाँ पर। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, चितवन यानी दृष्टि, नजर तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी यानी पैनी, नोक सदृश यानी, फिर यहाँ पर उपमालंकार है देख सकते हैं। पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है। जाहिर सी बात है कि उसकी जो बहू है, उसका यानी उसका बेटा जब कारकुनों द्वारा मार दिया जाता है, तो वह कहता है कि एक न खैर पैर की जूती जोरू, देखिए जोरू यानी पत्नी की वैल्यू जो है, कीमत यहाँ जूती के समान दी गई है। तो जो कि यह गलत है, उस समय का समाज था ऐसा जो ऐसा सोचता था। तो ये घटिया मानसिकता है। आज भी आप देख सकते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्नी या बेटी का दर्जा जो है पति या पुत्र से कम देते हैं, जो कि गलत है। यानी पुरुष को, नारी को पुरुष से कम आंका जाता है, पुरुष को प्रधान माना जाता है, जो कि गलत धारणा है, गलत मानसिकता है। वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग है। तीखी नोक सदिश में उपमालंकार है, खड़ी बोली है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। यहाँ पर भी आप खड़ी बोली के साथ आप लिख सकते हैं कि इसमें देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है। ये पहले जो ये विशेष दिए गए, ये शिल्प सौंदर्य में आते हैं, शिल्प सौंदर्य में इनको लिखा जा सकता है। काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों चीजें होती हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। तो ये पहला जो अनुच्छेद है, उसके अनुसार देखिए इसका भाव सौंदर्य पूछा गया है। तो देखिए क्या है उत्तर, कि इस अंश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह हताश व उदासीन है, समाज द्वारा उसकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। ये हो गया इसका भाव सौंदर्य, यानी कविता का भाव क्या है, कविता क्या कहती है। एक होता व्याख्या, व्याख्या में विस्तार से बताते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, मैं विस्तार से समझाता हूँ, वो व्याख्या हो जाती है। लेकिन उसको थोड़े छोटे से अंश में अगर समझाया जाए तो वही भाव हो जाता है। तो यहाँ ये भाव सौंदर्य हो जाता है। यानी इसमें भाव की सुंदरता, क्या सुंदरता, सौंदर्य यानी सुंदरता से स्पष्ट। और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया, ये विशेष जो सभी है, ये शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि शिल्प सौंदर्य क्या है इस प्रथम अनुच्छेद में। शिल्प सौंदर्य अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है, संसार कगार सदिश में उपमा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है, करुण रस है, भाषा में लाक्षणिकता है, संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है। इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं और हमारे सिलेबस में उतना उनका महत्व नहीं है। तो आप याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और रस पर हाँ जरूर ध्यान दें आप, क्योंकि रस आपने पढ़े होंगे। आजकल हमारे 11 रस हो गए हैं, ठीक है। तो उनमें से करुण रस भी है। करुण रस जो है कि जब करुणा की बात हो, दुख की बात हो, रोने धोने की बात हो, तो वहां पर करुण रस होता है। जैसे आप देखिए ना, अंधकार की गुहा से के उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ऐसा रोदन है जिसमें ध्वनि ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। वह स्वाधीन किसान रहा। तो ये जो दुख यहाँ व्यक्त किया गया है, इसकी वजह से इसमें करुण रस आ जाता है।
लहराते हुए खेत त्रिगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तिन तिन से। तो इसके संबंध में देखिए भाव सौंदर्य क्या है, कि भाव सौंदर्य है कि इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। जमींदार किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं तथा विरोध करने पर युवाओं की हत्या तक कर दी जाती है। और त्रिन त्रिन, और ये है शिल्प सौंदर्य। दूसरा देखिए शिल्प सौंदर्य। परीक्षा में आपको 3 अंक का आता है कि दिए गई काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखिए। याद रखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य देखिए यहाँ पर कहा गया है काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। तो काव्य सौंदर्य में 2 चीजें आती हैं, भाव और शिल्प। तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है, जिसमें 1.5 नंबर होता है भाव सौंदर्य का और 1.5 नंबर होता है शिल्प सौंदर्य का। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें आती हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर केवल शिल्प सौंदर्य पूछ, कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाव सौंदर्य 3 नंबर का पूछ देता है या शिल्प सौंदर्य 3 नंबर का पूछ देता है, और कभी कभी काव्य सौंदर्य 3 नंबर का पूछता है। तो अगर केवल भाव सौंदर्य पूछता है तो केवल आपको इतना लिखना है, शिल्प सौंदर्य पूछता है तो आपको यह लिखना है, और अगर काव्य सौंदर्य पूछता है तो ये दोनों लिखना है आपको। ये याद रखना है आपको, तभी आपको 3 अंक मिलेंगे। यहाँ भी देखिए हंसना प्रसन्नता का परिचायक है, भाषा में लाक्षणिकता है। आंखों का तारा, आंखों में घूमना मुहावरे है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने दृश्य से दृश्य बिंब का सशक्त प्रयोग है, साकार हुआ है। अब अगली पंक्तियां जो है अनुच्छेद है, उसके हिसाब से देखिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या है। यहाँ भी देखिए आप कि इस काव्यांश में महाजनी शोषण का मर्म स्पर्शी चित्र है। किसान से कर्ज वसूली के लिए उसके खेत घर आदि बिकवा दिया जाता है। ब्याज की वसूली के लिए बैल तक नीलाम करवाए जाते हैं। अब ये तो हो गया भावार्थ, और ये है शिल्प। बैलों की कुर्की, यहाँ पर भी गलत है, इसको कुर्की कर लेना आप लोग। कुर्की जैसे दृश्य कारुणिक है, किसे कब में अनुप्रास है, रह रह में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, और वर्धों शब्द में ग्रामीण परिवेश प्रस्तुत हो जाता है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है, यानी संस्कृत के भी शब्द हैं और देशज शब्द भी हैं। और किसे दुहाने देती में प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। देखिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर प्रश्न अलंकार हो जाता है। तो इसको आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस प्रश्न देखना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न अलंकार हो जाता है। आंखों में चुभना व आंखों में नाचा मुहावरे का सटीक प्रयोग है। आगे देखिए बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना तुद मुहे बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इसका भाव सौंदर्य क्या है, कि इस काव्यांश में किसान की फटेहाली व्यवस्था व शोषण का सजीव चित्रण है। अभाव के कारण पत्नी व बच्ची की मृत्यु, पुलिस द्वारा पुत्र वधु का शोषण होना, फिर उसका आत्महत्या करना आदि परिस्थितियां किसान की लाचारी को व्यक्त करती हैं। पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोषी मानना भी समाज की रुग्ण मानसिकता का परिचय। रुग्ण यानी बीमार। करुण रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर अब शिल्प सौंदर्य है। देखिए करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है, जहाँ दुख है रोना धोना है वहां पर करुण रस। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग, खड़ी बोली। अनुप्रास अलंकार है, दवा दर्पण 2 दिन में मरी, ये एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से, यानी 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, कोतवाल, पतोहू आदि शब्द ग्रामीण परिवेश के व्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने बड़ी ही मार्मिकता से किसान की दुर्दशा को व्यक्त किया है। आमतौर पर आज भी देखिए किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है, और वह सरकार से अपनी मांग करता है। क्या सही है क्या गलत है ये हम सब जानते हैं, और सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बस किसानों को ज्यादातर सरकारें बस धोखा ही देती हैं। वादा करती हैं और वादा करके निभाती नहीं है। तो वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल होता है। तो ज्यादातर सरकार यही करती है, किसानों को लुभावने वादे करके अपने पक्ष में कर लेती हैं, फिर उनका, यह भी एक प्रकार का शोषण है जब हम किसानों को उनका मूल्य नहीं देते। आप देखिए कि आज मार्केट में बाजार में प्याज 80 से 100 रुपए किलो मिल रही, लेकिन जिस किसान ने यह प्याज उगाई है उसको मुश्किल से 20 से 30 रुपए, या हो सकता है 10 रुपए ही मिले हो 1 किलो के। तो ये केवल प्याज का ही नहीं, गेहूं है, चावल है, आज
देख लीजिए। तो यह भी एक प्रकार का शोषण ही है। तो ये पुराने समय में साहूकार हुआ करते थे जो विभिन्न प्रकार के ब्याज के रूप में पैसे उनको दे देते थे, और फिर ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके वो उनसे वसूली करते। आप जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं इस बात को समझते होंगे कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो वो लिया करते थे। वो कभी चुकता ही नहीं होता था, और इस प्रकार से वो बेचारा उसका पूरा का पूरा जीवन इसमें निकल जाता था। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो कोई पूछना तो जरूर आप पूछ सकते हैं।